आज हम प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे, ठीक है। रीडिंग बी के लिए हम जो बेसिक चीजें मैं आपके साथ रिवाइज कर दूंगा, स्टेप्स जो होते हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सिर्फ, और उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी सर। आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है कि जो रीडिंग बी का जो एग्जाम होता है, वो जो आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स हैं उन्हीं में से वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं डेली की, आप पढ़ रहे होते हैं, हमारे पॉलिसीज बनी होती हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ईमेल्स होती हैं जो आती हैं डिपार्टमेंट से, और मेमोज लाइक दैट, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उन्हीं में से वो सिनेरियोज में से टेक्स्ट लेते हैं, उस टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाते हैं और ऑप्शन बनाते हैं, और आप लोगों ने उनको समझ कर अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। अपडेट वही होता है, कुछ चीज़ को जो नई ऑलरेडी कोई चीज़ चल रही है और वो अपडेट हो रही है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। गाइडलाइंस के अंदर जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, पीस ऑफ एडवाइस होती है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर डिटेल जो थी ना, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ठीक है। प्रोटोकॉल जो है, जो रूल्स बनाए जाते हैं कि आपने अगर इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आइसोलेशन वाले पेशेंट्स हैं या कोई कोरोना वाले पेशेंट आते हैं, तो आप उनके लिए क्या-क्या प्रोसेस है, क्या प्रोटोकॉल है, आपने उसको फॉलो करना है। ईमेल्स, कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई नई चीज़ आ रही है, कोई मिसहैप हुआ है, कोई इंसिडेंस हुआ है, तो वो कम्युनिकेट ईमेल्स के थ्रू करते हैं, मैनेजर्स को बताते हैं, ठीक है। और नोटिस करता है कि अगर कोई नई चीज़ आ रही है डिपार्टमेंट के अंदर, या कोई अपकमिंग प्रोसीजर है, कोई अपकमिंग इवेंट है, तो उसके बारे में नोटिस वगैरह हमारे डिपार्टमेंट में लगते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन की जो टेक्स्ट होता है, उसको पढ़ते सार अगर आपको आइडिया हो जाए कि ये कोई अपडेट है, गाइडलाइन है, तो फिर क्वेश्चंस को समझ कर उसको अटेम्प्ट करना आपके लिए और आसान हो जाता है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है कि आप लोगों ने जो रीडिंग बी का जब पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले जरूरी जो होता है वो होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो रेशियो है और जवाब गलत सेलेक्ट करने की, प्रेशर के अंदर स्पेशली, क्योंकि अगर आप रिलैक्स होके एक क्वेश्चन है उसको 5-10 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो फिर तो डेफिनेटली आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इतना मुश्किल, इतने ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते वो। तो अगर आप टाइम प्रेशर के अंदर कर रहे हो और आपके पास आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने 2 मिनट के अंदर ये पेपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो मोस्टली होता है क्या कि आप जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड सही नहीं करते, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है, जो हम थोड़ा सा आज रिवाइज़ भी करेंगे आपके साथ, कि आपने क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और इसके लिए मैंने अपनी जो इनिशियल प्रेज़ेंटेशन थी, जो इस ग्रुप के अंदर स्टार्ट की है, मैंने 5 डब्ल्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताया था कि 5 डब्ल्यूज़ को रिवाइज़ करें, और वो मैंने पीपीटी भी शेयर की हुई है। तो उसको आप एक दफ़ा फिर देखें कि 5 डब्ल्यूज़ के अंदर व्हाट के अंदर कौन-सी चीज़ आपने ढूँढनी है, व्हाई के अंदर क्या करना है, व्हेन के अंदर क्या करना है, वेयर के अंदर क्या करना है। तो जब क्वेश्चन के स्टार्ट में ही आप वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने स्पेसिफिकली ये चीज़ ढूँढनी है, तो फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा, तो आपको पता होगा चीज़ ही ये ढूँढ रहे हो, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन को समझना सबसे बेसिक चीज़ है, वो ज़रूरी है। उस चीज़ को डेवलप करें अपनी, ठीक है? जब आप एक पेपर सॉल्व कर लिया होता है और उस पेपर को दोबारा रीचेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो तब आपके पास टाइम है कि आप प्रेशर के अंदर कौन-सी गलती करते हो कि आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती। उस अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है? और उसके ऊपर फिर काम करें, ठीक है? तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी आपको साथ-साथ पता चल जाएगा। सेकंड आपका स्टेप क्या होता है कि आपने ऑप्शंस को देखना होता है कि जो आंसर ऑप्शंस है, देखिए क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ आपने देखनी है कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कोई पॉजिटिव चीज़ ढूँढनी है कि कोई नेगेटिव चीज़ ढूँढनी है, ठीक है? जब हमें पता होगा कि हम क्वेश्चन में से कोई पॉजिटिव चीज़, क्वेश्चन कह रहा है कोई पॉजिटिव चीज़ बताएँ, और जब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा यार ये तो पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो तो ऑटोमैटिकली गलत हो जाएगा ना, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि आपको ऑप्शंस के समझ ना आने चाहिए, सॉरी, डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आपको समझ में आने चाहिए कि ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है और क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, कौन सा नहीं बैठ रहा, ठीक है? थर्ड, आपने क्वेश्चन एक ले रहे हैं तो आपने क्या स्टेप करना है, आपने होल टेक्स्ट को पढ़ना है। बहुत सारी अकेडमीज़ हैं या बहुत सारे लोग हैं, वो ना ट्रिक सिखाते हैं कि आप क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आया तो आप आखिरी स्टेटमेंट पढ़ लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह का तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट्स इफेक्टिव भी बाज़ औक़ात होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब अगर आपके शॉर्टकट्स क्वेश्चन के मुताबिक फिट ना बैठ रहा हो, तो आप कोलैप्स कर सकते हैं। रियल एग्ज़ाम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड बढ़ानी है आपने, ठीक है? आपने अपनी स्पीड क्या बढ़ानी है कि जो 100-150 वर्ड का पैराग्राफ होता है, आप इतनी स्पीड हो कि आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर उसको उसकी जिस्ट ले सकें, ओवरऑल अंडरस्टैंड कर सकें ये पूरे टेक्स्ट के अंदर बात क्या हुई है।
जब आपकी ये स्पीड बढ़ जाएगी ना, ये थर्ड स्टेप आप अचीव कर लेंगे कि आप एक टेक्स्ट को, एक 150 वर्ड के पैराग्राफ को समझ सकते हैं 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर, तो समझ ले, सॉरी, रीडिंग भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज होती है टेक्स्ट को समझना। जब आप पता चल गया, उसी में से आपने जवाब ढूंढा ना, तो आपने टेक्स्ट अगर समझ लिया 30 से 40 सेकंड के अंदर, तो फिर आपके पास 1.5 मिनट है जिसके अंदर आपने क्वेश्चन और ऑप्शन को समझ के उसका जवाब चेक करना है, ठीक है। तो इस स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह स्पीड को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आपने ओवरऑल क्वेश्चन की जो पैराग्राफ होता है उसके सेंटेंसेस को पढ़ते हुए अपने पूरे पैराग्राफ को जिस्ट्री लेनी, ठीक है। फिर चौथा स्टेप होता है आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए सिनोनिमस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको उस दिन सिखाई भी थी कि देखिए आपकी सिनोनिमस लैंग्वेज कैसे बन सकती है। ये जो मेरी कल प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर मैंने बताया था कि आप एक टेक्स्ट पढ़ते हो, उस टेक्स्ट को आप अपने अल्फाज में लिखते हो, आपकी सिनोनिमस लैंग्वेज बढ़ती है। एक आप सुन रहे हो, ठीक है, और उसको आप लिखते हो तो आपकी सिनोनिमस लैंग्वेज बढ़ती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा वो जो 1 घंटे की प्रैक्टिस है उसको करें, ठीक है। सिनोनिमस लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप लोग सोचे ना कि यार सर अगर हमें कुछ 1000 वर्ड की वोकैबुलरी मिल जाए तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओईटी के अंदर जो वोकैबुलरी यूज करते हैं, यू नेवर नो कि वो वोकैबुलरी उसमें से आएगी जो प्रीवियसली यूज हुई कि नहीं हुई। हो सकता है वो डिफरेंट वोकैबुलरी हो टोटली। तो अगर आपने सिर्फ वो रट्टा लगा के वो वोकैबुलरी याद की होगी कोई भी, तो वो इफेक्टिव नहीं। आपने बेसिक टेक्निक को समझना है कि जो वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिमसली कैसे बयान किए जाते हैं, ठीक है। जब आपको ये चीज समझ आ जाती है, आपकी इसके ऊपर और ये प्रैक्टिस से ठीक होता है, ठीक है। इसको ये नहीं है कि 1-2 दिन के अंदर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी इफेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी सिनोनिमस लैंग्वेज इंप्रूव होगी। तो जितनी सिनोनिमस लैंग्वेज अच्छी होगी, फिर आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और आसान हो जाएगा। रीड द टेक्स्ट बिफोर द क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक है। आपने क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये हर एक अपने पे डिपेंड करता है। मैंने जो टेक्निक यूज की थी, मैं ऑप्शंस पहले पढ़ता था, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है कि आप अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन को नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चन को समझते हो और टेक्स्ट को पढ़ते हो, तो फिर आपको ऑप्शन चूज करना आसान होता है। कई लोगों को ये सूट करती है। तो जो आपको इजी लगता है आप दोनों टेक्निक यूज करें, जो आपको इजी लगता है। आई विल प्रेफर कि आप पहले ऑप्शंस पढ़ लें, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट पढ़ना पहले इजी लगता है तो आप पहले टेक्स्ट पढ़ लें और ऑप्शंस बाद में पढ़ें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कुछ जो होते हैं ना मॉडरेट स्टूडेंट, हमारे जैसे जो नर्सिंग स्पेशली ज्यादातर मॉडरेट स्टूडेंट के अंदर आते हैं इंग्लिश के अंदर, वो अगर ऑप्शन पहले पढ़ ले तो वो फिर ना उन्हीं ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने एक्चुअली क्वेश्चन को ढूंढना होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ के टेक्स्ट पढ़ेंगे तो शायद आप इंफॉर्मेशन को लोकेट कर ले, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को भूल जाएंगे और आप वो उसी के अंदर कंफ्यूज रहेंगे कि ये जो ऑप्शंस आपने पढ़े होंगे आप उन्हीं को उसी को टेक्स्ट में कोरिलेट करते रहोगे, आप क्वेश्चन को भूल जाओगे एक्चुअली क्वेश्चन क्या था। तो लेकिन जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे सबसे पहले और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ोगे, पैराग्राफ के अंदर वो चीज हाईलाइट कर लोगे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, और फिर ऑप्शंस को कोरिलेट करोगे उसके साथ कि ये किसके कौन सा इसके साथ मैच करेंगे। और सिक्स्थ ये है कि आपको ना प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि आपने डिस्ट्रैक्टर्स ढूंढने हैं। अगर आपको सही जवाब फौरन नहीं नजर आ रहा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आप दूसरे ऑप्शन, आप जितने भी ऑप्शन है आप 1 बाय 1 ऑप्शन को लें और देखिए कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी कोई जो इसकी पॉजिटिविटी है या इसकी नेगेटिविटी है वो क्वेश्चन के मुताबिक टेक्स्ट में कहीं है। अगर तो वो है तो ठीक है, तो बस को एलिमिनेट कर लें। जब आप एलिमिनेट कर लेंगे आपके पास लास्ट में 1-2 ऑप्शन बचेगा, या लास्ट में जो एक ऑप्शन बचेगा ऑब्वियसली फिर वही आंसर होगा, ठीक है। और एलिमिनेशन आपको आज मैं बताऊंगा आप कैसे करें, ठीक है। फिर लास्ट में ब्रेक द पैराग्राफ इनटू चंक्स, ठीक है। जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो पैराग्राफ पढ़ने की टेक्निक ये है कि आप उनको चंक्स में डिवाइड कर ले, छोटे छोटे हिस्सों में। फर्स्ट हिस्से में क्या लिखा हुआ था, मिड में क्या लिखा हुआ था और लास्ट में क्या लिखा हुआ था। जब आप इस तरह इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको ऑप्शंस को कोरिलेट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आज से आप लोगों ने टिकटॉक, स्नैक वीडियो, शॉर्ट्स, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल ना करें अगर आपने एग्जाम देना है। क्योंकि जब आप टिकटॉक, स्नैक वीडियो और ये सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें, तो आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पे देख रहे हो। आपका माइंड जो है ना इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए रेडी होता है नहीं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने रिटेन करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने रिटेन नहीं करनी। तो अब एग्जाम वाले दिनों में भी ऐसे होता है कि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं होती। जो आपने पैराग्राफ के अंदर टाइम स्पेंड कर दिया 40 सेकंड, 35 सेकंड, 1 मिनट फॉर एग्जाम्पल, और आपको जब आप ऑप्शन पढ़ रहे हो तो आपको याद ही नहीं आपने टेक्स्ट के अंदर क्या पढ़ा है। उसके रीजन क्या है, ये रीजन है कि आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक है। उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, आप कोशिश करो कि आधा आधा घंटा रीडिंग करो एक ही टॉपिक को, मेडिकल के टॉपिक को। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हो तो आधा घंटा न्यूज़पेपर में एक ही टॉपिक पढ़ो, ठीक है।
वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को एट अ टाइम ना पढ़ो, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर क्या होगी, वीक होगी, ठीक है। तो अपनी कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने एक तो जो ये जितने भी सोशल मीडिया की चीजें हैं इनसे अवॉइड करना है, और दूसरा आपने कोशिश करना है कि आप जब कोई भी चीज पढ़ते हो लगातार 10 मिनट 15 मिनट पढ़ो, उसके बाद सोचो, उसको लिखो कि आपने क्या पढ़ा है। ये इनिशियल स्टेप होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेली 10 दिन ऐसे करोगे ना कि आपने 5 मिनट कुछ पढ़ा और उसको फिर अपने अल्फाज में लिखो, तो जब आप इस तरह करोगे तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन रिटेन रखने के लिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, इजी, इजी टू रीड है। जी ठीक है। ओके दैट्स इट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस्ट ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर पेशेंट कॉन्सेंट से प्रैक्टिशनर शुड ट्राई टू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गाइडलाइंस है वो पेशेंट कॉन्सेंट के बारे में, हमारा कीवर्ड क्या है, पेशेंट कॉन्सेंट, ठीक है, पेशेंट कॉन्सेंट के बारे में बात हो रही है। और उसमें प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो जीपीज होते हैं, शुड ट्राई टू को पॉजिटिव चीज है कि उन्होंने ये चीज करनी है, शुड ट्राई टू कोई चीज उन्होंने करनी है, ठीक है। तो हम क्या चीज ढूंढ रहे हैं, कोई चीज ढूंढ रहे हैं जो प्रैक्टिशनर ने करनी है, ये है क्वेश्चन को समझने की तकनीक, ठीक है। आप कीवर्ड्स जिसे हैजिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, अब वो क्वेश्चन के अंदर लिखो। जिस तरह इधर हमें पता चल गया ये गाइडलाइन है, ठीक है। और गाइडलाइन के अंदर जो पेशेंट कॉन्सेंट है ये बेसिक इसका एलिमेंट है। पेशेंट कॉन्सेंट जो है उसके बारे में प्रैक्टिशनर क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, शुड ट्राई टू क्या करना चाहिए, वो चीज हमने क्या है ढूंढनी है, ठीक है। तो इस टेक्निक में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं पैराग्राफ, ठीक है। कहता है प्रैक्टिशनर गाइडलाइन फॉर पेशेंट, ये हमारा टॉपिक है। पैराग्राफ में शुरू में क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट में बी वर्बल और रिटन एंड मे बी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सप्रेस और इनवर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है कि डेफिनेशन की या तो वर्बल होना चाहिए या रिटन होना चाहिए, और हमेशा जो है वो आपको जो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक्सप्रेस कॉन्सेंट शुड बी सॉर्ट वेदर पार्टिसिपल, असाइन डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। आपने एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते हो, ये एक एक्सप्रेस कॉन्सेंट का हिस्सा है। एंड इजी टू डेमोन्स्ट्रेट, इससे आप इजीली बता भी सकते हो। बट एन इंफॉर्मेटिव, बट जहाँ पे ये मॉडल वर्ब्स आएंगे ना, बट देयर फॉर एंड, तो ये इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना, जब आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन पढ़े हो तो उसको हाईलाइट करें, ताकि जब आप ऑप्शन को कोरिलेट कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इन्फॉर्मेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं ना, जब आप क्वेश्चन पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, तो जो आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगती है ना रिगार्डिंग टॉपिक ये जो क्वेश्चन के अंदर है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बट एन इंफॉर्मेटिव एंड वेल डॉक्यूमेंट डिस्कशन विद द पेशेंट में इक्वली सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट, कहता है कि जो इंफॉर्मेटिव है और डॉक्यूमेशन है वो दोनों इक्वली जो है वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिक्वायरमेंट को, एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट के रिक्वायरमेंट को। फिर कहता है देर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्सेप्ट टू बी रिटर्न नहीं है, ठीक है। इट इज मेयरली प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंट जो एक वर्ड है जो बुरी चीज को उजागर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे आ जाता है इम्प्लाइड, ठीक है। इम्प्लाइड और इन्फरेड कॉन्सेप्ट शुड बी रिलाइड ऑन ओनली व्हेन एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी obtained, जब हम एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है जो जिसके अंदर हम पेशेंट को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और पेशेंट से डॉक्यूमेंट पे साइन भी लेते हैं, इसे कहा जाता है एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट। और इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट जब हम एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट नहीं ले सकते तो हम इम्प्लाइड लेते हैं। उसमें क्या होता है, इफ सो केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू बी ओवर एस्टिमेटेड द स्कोप ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपने केयर फिर भी लेनी है, हमने ओवर एस्टिमेट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इट इज रीजनेबल टू इन्फर पेशेंट कॉन्सेंट टू देयर हेल्थ रिकॉर्ड बीइंग कलेक्टेड, ठीक है। तो उनको आपने जो रीजनेबल पेशेंट को उसकी इंफ्लुएंस देना है कॉन्सेंट टू देयर हेल्थ रिकॉर्ड बीइंग कलेक्टेड एंड यूज्ड ड्यूरिंग रिपीट कंसल्टेशन। और इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि आप एक दफा जो उसको इन्फॉर्मेशन दे के कॉन्सेंट ले लेते हो, आप इसको मल्टीपल टाइम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। होवेवर दिस कॉन्सेंट शुड, होवेवर आया इसके बाद इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। However, this consent would be necessarily extend to the disclosure of that information in to third parties। अब तीसरी पार्टीज जो कोई होती है, जैसे कोर्ट्स में कोई चीज जाती है या पेशेंट के रिलेटिव में कोई चीज इन्वॉल्व होती है, तो उसके लिए भी ये एलिजिबल है, सच एज इंक्लूडिंग हेल्थ समरीज देन रेफरल लेटर्स। आप किसी दूसरे कंसल्टेंट को दूसरे को भेज रहे हो तो उसके अंदर भी आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये तीन ऑप्शन पढ़ ली, ठीक है। अब मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ के बता दिया, ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर हमारी, सिस्टर सुमेरा से, ठीक है। सिस्टर सुमेरा फर्स्ट आपकी टर्न है, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, ठीक है।
ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है कि डॉक्यूमेंट डिस्कशन रादर देन ऑब्टेन पेशेंट सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रैक्टिशनर्स को क्या करना चाहिए कि उनको डॉक्यूमेंट डिस्कशन करनी चाहिए, कॉन्सेंट के लिए, साइन के लिए इतनी स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। गेट द पेशेंट्स कॉन्सेंट इन रीडिंग फॉर लीगल रीजन, ठीक है। अगर आप कॉन्सेंट ले रहे हो तो उसको लीगल रीजन के लिए आपने लेना उनके लिए, ठीक है। लिमिट, तीसरा ऑप्शन क्या है कि लिमिट द assumption दैट मेक अबाउट पेशेंट कॉन्सेंट, ठीक है। आप जो भी assumption पेशेंट के बारे में बनाते हो आपने वो लिमिटेड रखनी है, ठीक है। आपने उसको प्री अज्यूम लिमिट द assumption दैट मेक अबाउट पेशेंट कॉन्सेंट, जो आप पेशेंट के कॉन्सेंट के बारे में assumption बनाते हो उसको आपने नहीं रखना, कम रखनी है, ज्यादा नहीं सोचना आपके बारे में। तो अब आपके पास ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। आपने बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है और जस्टिफाई करना है कि ये ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है। चलिए आपके पास टाइम है, 30 सेकेंड के अंदर आपने मुझे बताना है। जी सिस्टर। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगी थर्ड और थर्ड हाँ जी हाँ जी। थर्ड ऑप्शन, विच वन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जस्टिफाई ऑप्शन करें कि ऑप्शन सी जो है वो कैसे ठीक है। चलिए इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक और करेंगे उसमें। हाँ जी। तो अगर हम आगे जाके देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है उसमें वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डिस्कशन रादर देन ऑब्टेन पेशेंट सिग्नेचर। तो क्वेश्चन के अंदर वो दो चीजें, ऑप्शन के अंदर वो बता रहा है कि उस स्ट्रेस दे रहा है डॉक्यूमेंट पे, सिग्नेचर पे नहीं। लेकिन पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट दोनों जो है इक्वली सेट जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। जब आप पढ़ते हो कि ये ऑपोजिट बात लिखी हुई है, ये डिस्ट्रैक्टर है, ऐसे कह सकते हैं इन शॉर्ट, तो आपने उसको क्रॉस कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि गेट द पेशेंट्स कॉन्सेंट इन रिटर्न फॉर लीगल रीजन, ठीक है। तो हम पैराग्राफ में जब देखते हैं तो लिखा है देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कॉन्सेंट के लिए, और नीचे लीगल की कोई बात ही नहीं हुई। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ पे लिखा होगा गेट द पेशेंट कॉन्सेंट इन रिटर्न फॉर लीगल रीजन, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है कि लिमिट एजम्पशन। अगर आप लिमिट एजम्पशन को वैसे सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन उसको बाद में आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू बी ओवर एस्टिमेट। जो ओवर एस्टिमेटेड है उसका मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज एजम्पशन नहीं करनी, ठीक है। आपने किसी चीज को अंडर मतलब वो नहीं करना, ठीक है। तो ये जो ओवर एस्टिमेट है ये एक चीज को वो शो कर रहा है, ठीक है। द consent would not necessarily extend to disclosure, ठीक है, of the information of the third to the third party। ये भी आप उसी में सेंस में आ रहा है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, सी। तो आपने देखा कि आपने जब क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन में कुछ चीज पूछ कौन सा रहा है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं ना ये बहुत की रोल है इसका आपका ऑप्शन सेलेक्ट करने में। यहाँ पे हमने देखा कि उसने एक चीज का बात किया है डॉक्यूमेंट का, ऊपर हमने देखा कि वो दोनों चीजों का बात करा, ठीक है, ए के अंदर। और बी के अंदर उसने कहा कि लीगल रिक्वायरमेंट है, और पैराग्राफ के अंदर कह रहा है कि नो लीगल रिक्वायरमेंट। तो हमें ये इजीली हमारे लिए एलिमिनेशन करना आसान हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैं पढ़ूंगा और ऑप्शन भी मैं पढ़ूंगा और सिस्टर रिफत इसका मुझे जवाब देंगे। आप साथ साथ सिस्टर जी जरा गौर से इसको पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है जी कि अकॉर्डिंग टू द मेडिकेशन सेफ्टी नोट्स द पोटेंशियल रिस्क फॉर पेशेंट हार्म, ठीक है। जो पेशेंट जो द पोटेंशियल रिस्क जो है हमने सबसे पहले देखी, इसमें हमारा कीवर्ड कौन सा है, पोटेंशियल रिस्क। कौन से रिस्क है फॉर पेशेंट हार्म, ठीक है, पेशेंट हार्म के लिए कौन से रिस्क है वो हमने ढूंढने हैं। उसके बारे में कोई स्टेटमेंट है कि जो रिस्क होते हैं उसके जो फॉर पेशेंट हार्म उसके बारे में क्या स्टेटमेंट दी हुई है। जो पेशेंट सेफ्टी नोट्स हैं उसके बारे में, उसके मेडिकेशन पेशेंट सेफ्टी नोट्स हैं उसके अंदर कौन सी चीज है जो पोटेंशियल रिस्क को, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए पोटेंशियल रिस्क के बारे में, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो हम जाते हैं पैराग्राफ, हम ऑप्शन को पढ़ते हैं इस दफा। ऑप्शन में कह रहा है कि हैज बिकम ग्रेटर ओवर रिसेंट ईयर। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो पोटेंशियल रिस्क है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसी समझ लें, जो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन होते हैं ना आपने एक साथ देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो उसको कंप्लीट कर रही है, ठीक है। ये भी वो एक तो होता है कि ना कंप्लीट क्वेश्चन होता है उसका आंसर थोड़ा इजी होता है ढूंढना, लेकिन जो अनकम्प्लीट स्टेटमेंट होती है उसमें आपने देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट इसको
फिट कर रही है, उसके अंदर फिट बैठ रही है, जो उसको एक्यूरेटली उसके साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल रिस्क फॉर पेशेंट हार्म हैज बिकम ग्रेटर ओवर रिसेंट ईयर्स। अगर आप इसका ये एक ऑप्शन दिए कि उसमें जो पोटेंशियल रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पोटेंशियल रिस्क फॉर पेशेंट हार्म जो है शुड बी आइडेंटिफाई, उनको टाइम से आइडेंटिफाई करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है। थर्ड है इज पोटेंशियल रिस्क फॉर पेशेंट हार्म इज एक्यूरेटली मॉनिटर्ड बाय इंसिडेंट सिस्टम। कि जो पोटेंशियल रिस्क फॉर पेशेंट हार्म है वो एक्यूरेटली मॉनिटर्ड हो रहे हैं बाय इंसिडेंट सिस्टम, जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग फार्म सिस्टम होता है उसकी वजह से पोटेंशियल रिस्क जो है वो अच्छी तरह रहती है। हमारे पास अब तीन ऑप्शन आ गया, हमें डिफरेंस का भी पता चल गया। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में क्या कह रहा है? मेडिकेशन सेफ्टी, medication incidents resulting in patient harm are the second highest reported category। ठीक है, second highest reported category है after fall, पहले पे fall है। Within healthcare incident monitoring system, up to 70% of medicine administration intravenously have one or more clinical errors, and medicine administration is the most common procedure treated in patient misidentification incident। ठीक है। तो जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो 70% ऑफ आईवी उसके अंदर जो है वो हाफ करते हैं। और क्लिनिकल एरर्स में देखा गया है कि जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे ज्यादा जो होता है ना, पेशेंट जब आप आइडेंटिफाई नहीं ना सही तरह करते तो तब वो एरर होता है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है। द पोटेंशियल फॉर सच अकरेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड बैरियर्स बिल्ट इनटू सिस्टम टू प्रिवेंट एरर। ठीक है, कि एक्चुअली वो कहता है कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं इसके लिए आप लोगों को बैरियर्स बनाने चाहिए, ताकि ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए ताकि इन एरर्स को रोका जाए। प्लेसिंग अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी इन द बिगिनिंग stages of the medication management pathway can prevent adverse event occurring later in the pathway। अगर आप अर्लियर जो है पेशेंट जो मेडिकेशन प्रोसेस है उस स्टेजिंग के अंदर कोई ऐसी मैनेजमेंट करते हैं, पाथवे बनाते हैं, तो कल को जो होते हैं ना हमारे एडवर्स इवेंट मेडिकेशन इफेक्ट, उसको हम रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल द रिस्क ऑफ पेशेंट रिसीविंग अ मेडिसिन टू विच दे हैव नॉन allergy can be reduced by ensuring that information about known allergies are available throughout the episode। तो यहाँ पे वो एलर्जी और मेडिसिन से रिलेटेड की एग्जांपल दे रहा है। अच्छा जी, यह तो अब आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि पहले हाफ में वो बता रहा है कि जो रिपोर्टिंग है और रिपोर्टिंग के साथ वो रीजन बता रहा है कि किसकी 70% आईवीज में होता है और आईवीज के अंदर सबसे ज्यादा मिस आइडेंटिफिकेशन होता है जब आप आइडेंटिफाई इस तरह नहीं करते। सेकेंड हाफ में वो उसको रोकने की बात कर रहा है। थर्ड हाफ में वो एग्जाम्पल दे रहा है जिसके अंदर बता रहा है कि पेशेंट जो मेडिसिन लेते हैं और जिससे एलर्जी होती है, नॉन एलर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट। अगर आप एलर्जीज की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिख देंगे तो फिर वो हेल्प आउट करेगा कि आप इंसिडेंस को रोक सकें। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ऑप्शंस आपके सामने है। इसमें आपने देखना है कि क्या जो पोटेंशियल रिस्क है जो पेशेंट हार्म का वो बढ़ा है रिसेंट ईयर्स में, पैराग्राफ के अंदर ये लिखा है, या जो पोटेंशियल रिस्क और पेशेंट हार्म है वो शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल, इसको टाइम से रोक लेना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। यहाँ जो पोटेंशियल रिस्क और पेशेंट हार्म है वो इज एक्यूरेटली मॉनिटर्ड बाय इंसिडेंट सिस्टम, जो इंसिडेंट सिस्टम होता है उसके साथ एक्यूरेटली मॉनिटर हो रहा है। जी सिस्टर, अच्छा आपने ऑप्शन बताना इसका है, थोड़ा लाउडली बताइएगा। अच्छा जो मुझे इसमें मिला है वो है बी, शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा। इसमें जैसे एग्जांपल से पहले लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज इन द बिगिनिंग स्टेज, हम्म। यानी अर्ली स्टेज हाँ जी, हाँ जी, of the वेरी गुड। medication management pathway can prevent adverse event occurring later in pathway। For example, the risk of patients receiving a medication in which they have a non-allergy can be reduced by ensuring that information about non-allergy are available throughout the episode of care। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट तो नहीं किया हुआ था? सॉरी, मैंने ये चीज पूछी नहीं। नहीं सर, मैंने नहीं किया। वेरी गुड, शाबाश। तो बहुत अच्छा आपकी स्ट्रेटेजी है। देखें, आप लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ रही हैं और अटेम्प्ट कर रही हैं और एक्यूरेट जवाब दे रही हैं तो दैट्स वेरी गुड। इसमें कि आपको टेक्निक आती है। अब आपको टाइम परफेक्शन की ज्यादा जरूरत है। तो हम इसको देखते हैं कैसे जस्टिफाई होता है। जैसे जो हैज बिकम ग्रेटर ओवर रिसेंट ईयर्स, तो रिसेंट ईयर्स में ये बढ़ा है, इसके बारे में तो ओवरऑल बात ही नहीं ना पैराग्राफ के अंदर कहीं, तो ये तो वैसे हमारा ऑप्शन कट क्योंकि जाएगा। वो ठीक है। सेकंड उसने बोला है। हाँ जी। हम्म, उन्होंने ये बोला ना कि सेकंड हाईएस्ट रिपोर्टेड है।
इसमें has become लेकिन greater लेकिन उन्होंने over वो recent उनको years. उसको कैटेगराइज किया है ना, उसको कैटेगराइज किया है कि हाँ ये फर्स्ट है वो सेकंड है। जी। लेकिन कुछ सालों में ये देखिए ये कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को आपने याद रखना है। यहाँ पे लिखा है रिसेंट ईयर, अगर ऊपर ये भी लिखा होता है ना कि ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स का जिक्र नहीं है, मतलब सिंस द डायग्नोज सिंस द मेडिसिन हैज बीन स्टार्टेड लिखा होता है, कुछ कोई टाइम इरा ना लिखा था, तो भी ये जवाब गलत हो जाना। क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना ऑप्शंस के अंदर, ये सारे कीवर्ड्स आपने मैच करने थे, जैसे रिसेंट ईयर्स हो गया, बिकम ग्रेटर हो गया, ये दोनों कीवर्ड्स अगर पैराग्राफ के अंदर मैच होंगे तो फिर ये ऑप्शन ठीक होगा। अगर रिसेंट ईयर का जिक्र नहीं है तो इट मीन कि ये जो ऑप्शन है ये ये क्या है, Eliminate. डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ क्या किया है, उसने उसने सिर्फ ये बताया है कि ये सेकंड हाईएस्ट है, ये नहीं बताया कि ये इट हैज बीन इंक्रीजिंग इन रीसेंट पास्ट ईयर, ठीक है। इट हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस लास्ट 10 ईयर, इस तरह करके लिखता ना तो फिर हम कहते कि ये ऑप्शन इसके ऊपर हम गौर कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ कैटेगराइज किया है, सेकंड और फर्स्ट करके बोला है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो टोटली पैराग्राफ के अंदर कहीं मेंशन ही नहीं हुआ है, वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। जो बी ऑप्शन है, जैसे आप बता रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेसिंग अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी। प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, इन द बिगिनिंग स्टेज के, मतलब कुछ चीज जो आप पहले से स्टार्ट करते हो, ठीक है, जो आप पहले से प्लान कर लेते हो। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, लिखा शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें भी वो कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, इन दी बिगिनिंग स्टेजेस और एज अर्ली एज पॉसिबल, ये है सिनोनिमस लैंग्वेज। मैंने आपको चीज अब यहाँ पे ये भी सिखानी थी कि आपने जब आपने पेपर अटेम्प्ट करने का नहीं है तो आपने इस तरह के कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि सिनोनिमस लैंग्वेज में पैराग्राफ में कैसे बात लिखी हुई है, जो ऑप्शन ठीक है, और जो ऑप्शन के अंदर वर्ड लिखा है वो कैसे उसके साथ मैच कर रहा है, उसको अपने अपनी वोकैबुलरी में बनाना है, ताकि आपको आइडिया हो कि ओईटी के अंदर सिनोनिमस लैंग्वेज कैसी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, जो हम अभी थर्ड ऑप्शन, आपने तीनों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही जो एग्जाम होता है उसके अंदर सिलेक्ट करना है पेपर अपना ऑप्शन। ये नहीं कि अगर आपको सेकंड ठीक लग रहा है तो आप तीसरा पढ़ ही ना, हो सकता है तीसरा उससे भी अच्छा मैच हो, ठीक है, इसलिए आपने तीन ऑप्शन पढ़ने हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसका हमें मैच मिल रहा है, हमें यहाँ पे उसकी जिक्र उसका मिल रहा है कि यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है, जैसे कि उसने बोला कि मेडिकेशन मैनेजमेंट पाथवे कैन प्रिवेंट एडवर्स इवेंट अकरिंग लेटर इन द पास्ट, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, कहता है इज एक्यूरेटली मॉनिटर्ड बाय इंसिडेंट सिस्टम, कहता है वो एक्यूरेटली मॉनिटर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वन और मोर क्लिनिकल एरर्स एंड मेडिसिन एडमिशन इज द मोस्ट कॉमन इन पेशेंट। तो 70% ऑफ मेडिसिन सिस्टम, यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने एक्यूरेटली की बात नहीं की है, ठीक है। उसने बात जरूर की है मॉनिटरिंग की, लेकिन उसने बताया कि 70% है और उसके अंदर एरर्स हो रही है। अगर एक्यूरेटली मॉनिटर्ड हो रहा हो तो उसकी वजह से, इंसिडेंस की वजह से, तो फिर हमें 100% रिकवर होना, उसने लिखा 70%। तो ये चीजें हैं। और एक और चीज आप याद रखिएगा, आपने एब्सोल्यूट्स के बारे में सुना होगा, अगर आपने इससे पहले स्टडी की है भी रीडिंग में, तो आपने देखा होगा एब्सोल्यूट जो होते हैं ना रीडिंग के अंदर, स्पेशली लिसनिंग के अंदर नहीं, रीडिंग के अंदर अगर एब्सोल्यूट लिखे हुए हैं ना कि 100% बात लिखी हुई है ऑलवेज, ठीक है, जैसे एक्यूरेटली, तो वो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं, गलत होते हैं, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए अब एक तीसरा क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने करूंगा। इसमें मैं देखता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर जो जिस्ट है हमने वो देखनी है, क्योंकि उसने पर्पस पूछा है कि पर्पस का पैराग्राफ को लिखने का पर्पस क्या है। ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है कि मैनी इंसिडेंट्स अकर ड्यू टू अब्रेसिव व्हील, तो बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो अब्रेसिव व्हील की वजह से होते हैं। इट इज नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू फॉलो द गाइडेंस, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप अब्रेसिव व्हील से बचने के लिए गाइडलाइन को लाजमी फॉलो करें। गाइडेंस शुड बी एडेहरेंट टू, ठीक है, गाइडेंस जो है वो उसको आपने हमेशा उसके साथ अटैच रहना, हमेशा उसको फॉलो करना है। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ऑप्शंस को पढ़ते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है। पैराग्राफ के अंदर जब हमने पढ़ना है तो हमने देखना है कि पैराग्राफ के अंदर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। ये चीज़ें से आपको हेल्प करती हैं एलिमिनेशन करने के अंदर, ठीक है। अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि अब्रेसिव व्हील्स, nearly half of all incidents involving abrasive wheels are due to an unsafe system of working और ऑपरेटर एरर, ठीक है। तो यहाँ पे वो हाफ ऑफ ऑल इंसिडेंट्स कह रहा है कि जो होते हैं किसकी वजह से हैं, आर ड्यू टू अन अनसेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जो हम अनसेफ सिस्टम उसका वर्क और ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं उसकी वजह से होते हैं।
The guidance advices are on precautions you can take to prevent accident in the use of abrasive wheel. तो जो आपने गाइडेंस है वो एडवाइजेज है वो आपने फॉलो करनी है इन पर्टिकुलर इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम आइदर व्हील ब्रेकेज और कॉन्टैक्ट विद अ रनिंग व्हील, चाहे वो व्हील ब्रेकेज की वजह से हुई हो या रनिंग व्हील की वजह से हुई हो. इट्स यूजफुलनेस इज वाइड स्प्रेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंड्री इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा अहम हो सकती है जैसे विजन कंपनी. अच्छा, रीडिंग की एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि जब आप पढ़ रहे हो ना, आपको लग रहा है ना कि ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप उसको रिलैक्स होकर पढ़ लो, थोड़ा डिटेल से पढ़ लो. अदरवाइज आप पास्ट भी पढ़ सकते हो, जैसे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंड्री इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग दिस डिवीजन कंपल्सरी रेलेवेंट फॉर इश्यूज एंड एनी कॉन्फ्लिक्ट व्हिच एग्जिस्ट विद ड्राफ्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड. ठीक है, आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, आपको लगे इंपॉर्टेंट नहीं है. और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगे वो मैंने आपको बताया कि आपने हाईलाइट कर लेनी, पेंसिल के साथ लिख लेनी है. ठीक है, अब जहाँ पे गाइडेंस की बात आई है, क्योंकि गाइडेंस का जिक्र हमने ऑप्शन के अंदर देखा था और गाइडेंस पर्पस के साथ भी होती है ओके चले. तो लिखा है गाइडेंस इज इशूड बाय द हेल्थ एंड सेफ्टी executive. Following the guidance is not compulsory and you are free to take over other action, but if you do follow the guidance you will normally be doing enough to comply with the law. Health and safety inspectors seek to secure compliance with the law. अभी सारी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई. ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सबसे पहला ऑप्शन है मैनी एक्सीडेंट अकर ड्यू टू एब्रेसिव व्हील. यहाँ पे वो बात कर रहा है एब्रेसिव व्हील की. ठीक है, तो उधर वो कह रहा है नियरली हाफ ऑफ द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, इन्वॉल्विंग एब्रेसिव व्हील आर ड्यू टू अनसेफ. तो अनसेफ सिस्टम की वजह से है, तो फिर हमारा ऑप्शन ए भी जो है यहाँ पे वो इनकरेक्ट हो जाएगा. और इधर लिखा हुआ है इट इज नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू फॉलो द गाइडेंस, मतलब 100% नेगेटिव बात लिखी हुई है. तो मैंने आपको बताया था कि जो एब्सोल्यूट होते हैं जिसके अंदर 100% नेगेटिव बात हो 100% पॉजिटिव बात हो, वो वैसे आपके लिमिटेड हो जाते हैं. और इधर हम देखते हैं, इधर टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि दिस गाइडेंस एडवाइजेस ऑन प्रिकॉशन यू कैन टेक टू प्रिवेंट. यहाँ पे गाइडेंस को वो क्या रखे, एडवाइजेस. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, ठीक, ऑप्शन ए और बी हमने एलिमिनेशन टेक्निक के साथ क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस को देखते हुए हमने एलिमिनेट किए, और ये जो हमारा वो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो हमने उसके साथ मैच. ठीक है, अच्छा, अब ये कि हमारा टाइम शॉर्ट हो रहा है, तो सिस्टर मैं ना आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये क्वेश्चन है और आगे इसको जस्टिफाई भी किया हुआ है कि क्वेश्चन कैसे ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को, यहाँ पे हमने देखनी है पोजीशन ऑफ द आरयूएम कंटेनर. जो आरयूएम कंटेनर है वो उसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है, और हम जब आरयूएम कंटेनर क्या होता है कि अनवांटेड मेडिसिन जो होती है फार्मेसी में कलेक्शन प्रोटोकॉल, तो रिटर्न ऑफ अनवांटेड मेडिसिन को आरयूएम कहते हैं. जो आरयूएम प्रोजेक्ट है विल बी डिलीवर्ड बाय द होलसेलर टू द पार्टिसिपेटिंग फार्मेसी. जो फार्मेसीज हैं उनको होलसेलर्स देंगे. आप देख रहे हैं मैं किस तरह पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ. ठीक है, आप जब सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो साथ ही उर्दू में समझिए इसमें बोल कर है, इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन करना आसान लगता है. द कंटेनर इज टू केप्ट इन अ सेक्शन ऑफ द डिस्पेंसरी और इन अ रूम और इनक्लोज इन द फार्मेसी टू विच द पब्लिक डज नॉट हैव एक्सेस. ठीक है, वहां पे पढ़ा होना चाहिए जहाँ पे पब्लिक के एक्सेस ना हो, पब्लिक उसको अप्रोच ना कर सकती हो. ठीक है, the container may be placed in a visible position but out of the reach of the public. हाँ, वो कंटेनर नजर जरूर आना चाहिए तो आरयूएम कंटेनर है, लेकिन वो जो है वो पब्लिक की रीच में नहीं होना चाहिए. एज दिस विल रीइंफोर्स द मैसेज दैट, और ये रीइंफोर्स करेगा, उनको इनकरेज करेगा कि अनवांटेड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कैन बी रिटर्न टू द फार्मेसी एंड द रिटर्न मेडिसिन विल नॉट बी रिसाइकल. ठीक है, और जो अनवांटेड मेडिसिन होती है वो आप देखे हैं फार्मेसी में और उसको हम रिसाइकल नहीं करेंगे. Needles, other sharps and liquid scientific products should not be placed in the container, but in one specifically designed for such waste. जो इस नीडल जो शार्प्स हैं उनके लिए सेपरेट कंटेनर बनाया होगा, आपने उसके अंदर रखना. ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पढ़ लिया. हमने क्या था कि हमने पोजीशन जो है जो वहाँ पे वो रखा हुआ है वो आइडियली क्या कर रहा है, उसके साथ क्या फायदा आ रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है. तो वो इनकरेज कर रहा है पार्टिसिपेशन इन दिस स्कीम, वो इनकरेज कर रहा है कि वो स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करें. और एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग, या रिसाइकलिंग की जो वैल्यू है उसको उसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा है. तीसरा क्या कर रहा है कि फैसिलिटेट पब्लिक एक्सेस टू इट. ठीक है, पब्लिक को उसके लिए जो है उसको एक्सेस दे रहा है उस चीज के लिए. ठीक है, अगर हम अब इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो ऑप्शन ए को देखें तो इनकरेज जो है वो यहाँ पे वर्ड जो है एज दिस विल रीइंफोर्स, तो ये
एक साइन है जो इनकरेज करने का, ठीक है, कंटेनर इज टू बी केप्ट, ठीक है, रखा हुआ है और इनकरेज रीइंफोर्स कर रहा है, तो ये एक साइन है कि ये पार्टिसिपेट करने के लिए उसको इनकरेज कर रहा है। और अगर हम देखें कि जो ऑप्शन बी है, एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग, वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग होता है कि जो वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग होता है वो जो रिसाइकलिंग की वैल्यू को बढ़ा रहा है कि रिसाइकलिंग करनी चाहिए, एक चीज को बार बार यूज करना चाहिए। और यहाँ पे पैराग्राफ की तरफ देखते हैं कि लिखा है विल नॉट बी रिसाइकल्ड, ठीक है, वो रिसाइकल नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या था कि फैसिलिटेट पब्लिक एक्सेस टू इट, ठीक है, और पैराग्राफ में हम देखते हैं तो लिखा हुआ है पब्लिक डज नॉट हैव एक्सेस। तो ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं जिनको आपने पैराग्राफ के अंदर देख के इनको मैच करना है, ठीक है। और हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा इधर, इनकरेज पार्टिसिपेशन इन दी